जब ठहरा नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और 5 की पंचायत में आज एक ऐसा विषय उठाएंगे जो इस वक्त सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश के लोकतंत्र में चुनाव दरअसल सबसे बड़ा पर्व है, ये हम आप जानते हैं, और मतदाता सूची उसकी रीढ़ है। लेकिन अब इसी मतदाता सूची पर राजनीति का सबसे गर्मागर्म संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ एक झूठा नैरेटिव है। हार का ठीकरा पहले ईवीएम पर फोड़ा गया, जब वो दांव नहीं चला तो अब मतदाता सूची में कमियों का शोर मचाकर भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ठीक वैसा ही दांव एक बार फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर किसी सच को बार बार बोला जाए, चिल्ला कर बोला जाए, तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो सच लगने लगता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान बचाने का दावा किया, वो कहते हैं बार बार कि मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, तो फिर कर्नाटक में सच बोलने का दावा करने वाले अपने ही मंत्री को आखिर उन्हें क्यों बर्खास्त करना पड़ा? क्यों सिद्धारमैया ने उस मंत्री को बर्खास्त किया? ऐसा कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के आदेश पर बर्खास्त किया गया। ऐसा कहीं मीडिया में दरअसल आया नहीं, लेकिन ये जो खबरें आती रहती हैं उस तरह के आधार पर यह कहा गया, मीडिया की खबरों के मुताबिक, कि ये राहुल गांधी के कहने पर बर्खास्त किया गया। तो एक जगह संविधान बचा रहे हैं, दूसरी जगह अपनी पार्टी में लोकतंत्र भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये सवाल जरूर उठेगा, लेकिन क्या ये सवाल महज चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वाकई इसमें कोई दम है? इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात को जायज ठहराया है कि आधार को नागरिकता साबित करने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। आज की जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था और गलतियों को ठीक करना ही, जो वोटर लिस्ट में गलतियां हैं उसको ठीक करना ही दरअसल एसआईआर का उद्देश्य है। तो अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, तो एसआईआर तो उसके लिए लाया ही जा रहा है। फिर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का आप विरोध करते हैं तो एसआईआर का विरोध आखिर क्यों? यह सवाल जरूर उठेगा। तो हम टटोलेंगे मतदाता सूची पर सवाल, तो एसआईआर पर आखिर क्यों बवाल, ये आज हमारा विषय रहेगा। और इस पर हम जानेंगे अपने खास मेहमानों से कि वो आखिर क्या कुछ राय इस पर रखते हैं। पंचों की दरअसल क्या राय निकलती है 5 की पंचायत में, ये हम टटोलने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक मंच सजेगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे, तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे इस पूरी विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस दौरान जैसा कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, तो बिहार से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि यहां भी संसद नहीं चलने दी जा रही है, तो बिहार से लेकर दिल्ली तक और अब कर्नाटक तक, बिहार से लेकर दिल्ली और दिल्ली से कर्नाटक, सियासी जो हवा है वो गर्म है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे सियासी घमासान पर किसने क्या कुछ कहा। बिहार से दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी ने बताया 7 तारीख को उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी कर्नाटक में जाके, तो वोट चोरी नहीं है, ये अटेंशन चोरी है, क्योंकि कहीं भी अटेंशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है। कल भी उनका स्पेस और कई लोग खा लिया,
तो इसके कारण ये अटेंशन चोरी के लिए ये सब चल रहा है। शायर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। 5 दिन पहले आपने बोला एक घर में 80 लोगों का वोट है, हालांकि संजोग से वो कांग्रेसी का ही निकला, लेकिन यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर है। चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए चल रहा है कि जो लोग फर्जी वोट बनाए हैं उनको खत्म किया जाए, जो लोग सही लोग अब रह गए हैं वोट बनने के लिए उनको वोट बनाया जाए, जो लोग 2 जगह वोट बनाए हुए हैं उनको खत्म करके एक जगह का वोटर रहने दिया जाए जो जहां का बनना चाहे। इसको भी कांग्रेस नहीं होने देना चाहती है। वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप एसआईआर करिए। क्या थ्रेट दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और अपोजिशन? अरे भाई, हम भी कानून का सम्मान करते हैं। चुनाव आयोग एक कानूनी व्यवस्था है। वो कहते हैं 1 लाख आएगा, एक वोट कटेगा, 1 लाख लोगों को लेके आएंगे। है हिम्मत? ये कानून दादागिरी से चलता है। ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನಡೆದಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು. Rajan is not an ordinary member. He was a senior cabinet colleague in Siddaramaiah cabinet, a senior most leader from scheduled tribe community. So entire Karnataka is curious about to know the reason what exactly went wrong, why his resignation was sought and why he was dropped from the cabinet. एसआईआर में कर्नाटक के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और आज हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, तो इसी इलेक्शन कमीशन की चुनाव की देन है कि आज कांग्रेस की भी 2 राज्यों 3 राज्यों में सरकार है। तो अब वो इस बात को नहीं समझ रहे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके केवल इलेक्शन कमीशन पे हिट एंड रन कर रहे हैं, आरोप लगाना और फिर जब सबूत मांगा जाए तो वहां से भागना।
तो 1 वोट इज आवर राइट, ये कहना है राहुल गांधी का और विपक्षी पार्टियों का। और चुनाव आयोग कहता है कि आपका जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं रहा है, लेकिन आप जो कानून का दायरा है और जो जिस भी तरह से ये सारा मामला चलता है, चाहे वो SIR की बात हो या दूसरी बात हो, उसको आपको पालन करना चाहिए। राहुल गांधी से बार बार कहा जा रहा है कि आपको मौका दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ये वाली बात सामने आई है उसमें ये कहा गया कि भाई आप एक हलफनामे पर दस्तखत करके दे दीजिए कि ये जो भी आप फैक्ट्स देंगे वो गलत नहीं है। तो राहुल गांधी का कहना है कि फैक्ट्स तो आप ही के हैं जो हम दे रहे हैं, तो हम दस्तखत करके क्यों दें। ये भी एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि सियासी टसल की वजह बनी हुई है। किस तरह से पूरा मामला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है चारू जी आपका। और हमारे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निहोरा, बहुत स्वागत है आपका। और समीर चौगांवकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। समीर जी, हम सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये आपने देखा है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ पहले बिहार तक शुरू हुआ, बिहार से अब ये दिल्ली में आया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से जो एक वो स्टेटमेंट लेकर के आया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया, उसके बाद से मामला कर्नाटक भी पहुंचा। और कर्नाटक में उनके ही मंत्री ने उनकी सारी बात की हवा निकाल दी, या ये कहा जाए कि गुब्बारे पर पिन मार दिया अगर सीधे तौर पर कहा जाए, और उसको बर्खास्त भी कर दिया गया। तो संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन वहां अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं दिखा। किस तरह से ये पूरे मैटर को आप समअप करेंगे, कैसे इसको देखेंगे, क्या इसका आकलन आपका है राजनीतिक तौर पे? देखिए निखिल जी, जब राहुल गांधी ने जब पत्रकार वार्ता ली थी इस पूरे संदर्भ में SIR को लेकर, और उन्होंने जो कहा था कि किस तरीके से कर्नाटका में और बाकी जगह वोटों की चोरी हो रही है, मैं आज आप सारे सबूत पेश करूंगा। तो जिन लोगों के नाम उन्होंने जिक्र करे थे, तो उन लोगों ने भी बाद में बयान आ गए, उन लोगों के जिनका कहा था उन्होंने कि डबल ID कार्ड बने और वोटिंग हुई है, उन सब लोगों के बयान उसके बाद आ चुके थे। और अभी आप देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, आधार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर चुनाव आयोग आधार को नागरिकता का आधार नहीं मान रहा तो कुछ गलत नहीं है। अगर ऐसा एक्टिविटी में अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं कोई गुंजाइश लगती कि SIR किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर चुनाव आयोग कर रहा है, SIR की प्रक्रिया में कई जो वैलिड वोटर्स है उनके नाम इंटेंशनली काटे जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देता। और मुझे लग रहा है अब तक वो SIR की प्रक्रिया बंद हो चुकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी SIR की प्रक्रिया को बंद नहीं किया, उसे पूरा करने दिया गया। आज चुनाव कह चुका है कि भाई आपके पास पूरा 1 महीना है, जो ड्राफ्ट की कॉपी आई है, मसौदा की कॉपी आई है, वो राजनीतिक दलों को दे दी गई है, और पूरा 1 महीने का समय है अभी चुनाव लोगों के पास, राजनीतिक दलों के पास, जिन लोगों के नाम कट गए वो उसके अंदर जोड़ दे, और उसके बाद चुनाव आयोग अपनी सूची जारी करेगा। लेकिन चूंकि 21 तारीख से जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ था, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का जो सत्र था, इसके अंदर विपक्ष ने किस तरीके से गैर जिम्मेदारापूर्ण व्यवहार किया है कि पूरा सत्र पार्लियामेंट में उन्होंने SIR के नाम पर हंगामा करके उसको बर्बाद करने का काम किया है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर जब सरकार ने कहा हम चर्चा करेंगे, तब भी उन्होंने सत्र को नहीं चलने दिया। हालांकि जब वो 16-16 घंटे की चर्चा हुई तो विपक्ष ने उस समय सत्र चलने दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो SIR पर लौट कर आ गया। अब विपक्ष को अब क्या कर सकते हैं, अगर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो एक संवैधानिक संस्था है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, आपको उस पर भरोसा नहीं, आप इंतजार नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल मैंडेट क्या आने वाला है। चुनाव आयोग आपसे राहुल गांधी से कहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सब दिखा है पत्रकार वार्ता के अंदर, वो हमें आप एफिडेविट में साइन करके दे दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। राहुल गांधी को तो बहुत अच्छा मौका मिला था ना चुनाव आयोग को घेरने के लिए, बताने के लिए कि चुनाव आयोग गलत तरीके से काम कर रहा है। जो सबूत राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में रखे थे, वही सबूत राहुल गांधी बस एक कागज पे साइन करके एफिडेविट भर के चुनाव आयोग को दे देता। और जब चुनाव आयोग ने आपसे मिलने बुलाया तो 300 लोगों को चुनाव आयोग मिलने बुलाता है और 300 लोग मिलने चले जाते हैं। जब आप चुनाव लड़ते हो, नामांकन करने जाते हो, तो क्या जब आपके साथ जुलूस जाता है तो पूरा जुलूस नामांकन करने जाता है क्या? अंदर कलेक्टर के पास नामांकन करने तो 4 से 5 लोग ही जाते हैं। ठीक है, जुलूस आपका बाहर रहता है। ठीक है, चुनाव आयोग आपसे कह रहा है कि 30 लोग आइए। आपके इंडिया गठबंधन में जितने दल है उन सब में से एक प्रतिनिधि अगर आ जाता, आपके पास 26 दल है, 30 सांसदों को चुनाव आयोग कह रहा है कि आप 30 लोग आ जाइए, विपक्षी गठबंधन जो है, लेकिन आप कहते हैं कि हम 300 लेकर जाएंगे। अरे चुनाव मुख्य चुनाव के कैबिनेट में क्या 300 लोगों की जगह रहती है?
आपका नेता कौन था? क्या आपने कहा कि हमारा नेता राहुल गांधी है, हमारा नेता अखिलेश यादव है, हमारी नेता ममता बनर्जी है? ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, दरअसल आपका पॉइंट आ गया, और अगर इसमें राहुल गांधी का पॉइंट देखा जाए, अभी बहरहाल अजय जी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन दरअसल जो विपक्ष का पॉइंट है कि भाई हम इस बात को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो 300 लोगों के साथ में गए, तो वो तो उस चीज को वैलिडेट करेंगे। बहरहाल अजय जी इस बात का जवाब देंगे। अजय जी, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका था, अगर आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में आप इसको लेकर जाते हैं, और सबसे खास बात है जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको लिखकर दे दीजिए, जो बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वही हमको लिखकर दे दीजिए, तो देने में दिक्कत क्या थी? निखिल जी, आप बहुत सुलझे हुए और खूबसूरत एंकर हैं और हमारे साथी पत्रकार ये भी अच्छे हैं, लेकिन एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। देखिए, अभी अखिलेश यादव की डिटेल्स ले लें। 2019-17 के बाद 22 के चुनाव में और 19 के चुनाव में जो लोकसभा का था, 22,000 वोटों की एफिडेविट लगा के चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक उस एफिडेविट का कुछ नहीं किया। ये सिवाय मुद्दे को भटकाने के लिए जो केंचुआ है ना, केंचुआ वो सरकार की सह पर रेंग रहा है। केंचुआ का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, केंचुआ, मैं उसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, केंचुआ रेंग रहा है। अब केंचुआ की आदत तो आप जानते ही हैं। आज आपने भी नहीं उठाया। मिंटा देवी के लिए चुनाव आयोग, आज हमारे नेता लोकतंत्र के प्रहरी और सारे सांसद एक टी शर्ट पहने हुए थे लोकसभा में, मिंटा देवी 124। चुनाव आयोग ने लिखा है अपनी मतदाता सूची में बिहार में कि 124 वर्ष की पहली मतदाता, हमारी जो पहली बार मतदाता बन रही है, मिंटा देवी। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, कई सारे अनेक उदाहरण। एक आपको प्लीज आप बीच में देखिए, अगर ये बोलेंगे तो डिबेट नहीं ऐसे नहीं, नाराजगी भी इस तरह से जाहिर मत करिए अजय जी। मैं चारू जी को ये बोल रहा हूँ, सुनिए तो बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ अजय जी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, आप अपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से रख रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि चारू जी को मैं खुद रोकने जा रहा था, लेकिन इस तरह से नाराज मत होइए, अपनी बात कहिए। चारू जी आपके पास आऊंगा, बारी बारी से सब बोलेंगे, ठीक है? चलिए अजय जी बताइए। देखिए, किसनी देवी का एक नाम 2 जगह आ रहा था, लेकिन अब ये 3 जगह है। ये चुनाव आयोग केंचुए की फोटो सहित, और पूरे देश को पता है, आपको भी पता है। और दूसरा सुन लीजिए, कर्नाटक के तो कई उदाहरण हमने, बनारस का एक ताजा उदाहरण आ रहा है। बनारस का मैं तो ये चाहता हूं, जिसमें एक ही घर में 80 वोट हैं। अभी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक सांसद के लोकसभा में 3 वोट थे उनके घर पर, और विधानसभा के चुनाव में 33 वोट हो गए। एक हमारे बीवी श्रीनिवास ने और भजनलाल जाटव जी ने लिखा है, हमारे एमपी हैं, और बीवी श्रीनिवास हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई पहले चुनाव में केवल 7 वोट थे और अब 107 वोट हो गए, सबूत देकर लगाए गए। ये सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें राहुल गांधी ने बताई हैं। कर रहा हूं, हाँ, एफिडेविट तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। और जहां तक सवाल रहा 300 सांसद, कोई इजराइल से नहीं आए हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, कोई अफगानिस्तान से इनके मित्र ट्रंप ने नहीं भेजे, वो इस देश की जनता ने चुने हैं, और चुन के वो सड़कों पर है, और उनका लोकतंत्र है हिंदुस्तान में। यहाँ कोई हिटलर की तरह तानाशाही नहीं है। अगर चुनाव आयोग है, हम सम्मान करते हैं। अगर वहां जगह नहीं थी तो बाहर आके कहते थे कि मैं 300 सम्मानीय सांसद हैं, चुनाव आयोग को भी सांसद ही चुन के भेजते हैं, कैबिनेट बनाती है, तो आ जाते बाहर की, आइए आपका तसल्ली कर रहे हैं। लेकिन कैंचियों को तो रेंगना है, और कैंचियों को चुनाव की वोटों की चोरी करनी है। चलिए, ये आपका तर्क हो सकता है, ये तर्क आपका हो सकता है कि 30 लोगों को बुलाया जाएगा तो 300 लोग जाएंगे, और फिर चुनाव आयोग बाहर क्यों नहीं आया मिलने के लिए, ये आपका तर्क हो सकता है, पता नहीं। मैं चूंकि अपनी सहमति असहमति नहीं जता रहा हूं, क्योंकि आप 4 लोग आपस में चर्चा कर रहे हो, मैं केवल मॉडरेट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज ये जरूर समझना चाहूंगा चारू प्रज्ञा से, कि चारू प्रज्ञा ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग से हम क्यों प्रश्न करें या उनके पास हम क्यों जाएं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का एक उदाहरण दिया कि भाई बहुत सारे लोगों का नाम उन्होंने 18,000 अखिलेश यादव ने कहा था, 22,000 अजय जी कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, अब आप ही की बात कह रहा हूं, अरे मैं आप ही का प्रश्न रख रहा हूं सर। 10 सेकंड और बचे थे, फिर इनसे ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए। निखिल जी 20 मिनट हो गए। चलिए जल्दी से 10 सेकंड में खत्म करिए। चलिए जल्दी पॉइंट दीजिए अजय जी। जब हम चुनाव आयोग पे या संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं
तो उनका जवाब चुनाव आयोग के प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता है, भाजपा का ट्रोल सेल, इनका देशलाई गैंग और इनके नेता, इनके प्रवक्ता। चलिए ठीक है, आपका प्रश्न आ गया। हालांकि मैं तो इस बात पर चारू प्रज्ञा जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि अगर आप किसी के ऊपर प्रश्न उठाएंगे, उसमें बीजेपी को साथ में जोड़ देंगे, तो उनका लोकस बनता है जवाब देने का। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। ये बिल्कुल, ये तो किसी को भी समझा जा सकता है कि बीजेपी इसलिए बोल रही है, वो चारू प्रज्ञा बताएंगे, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप यही तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके वो बीजेपी को दे रहे हैं। तो जब बीजेपी को आप उसमें शामिल कर रहे हैं तो जवाब देंगे ही। बहरहाल चलिए, चारू प्रज्ञा के पास बहुत सारे सवाल हैं। अब आपकी बात सुनिए, अब आप जवाब ले लूं ना आपकी बात का, अब आपकी बात का जवाब ले लूं ना चारू प्रज्ञा से। चारू प्रज्ञा बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए, उसमें यह भी बात कही कि भाई चुनाव आयोग के पास क्यों जाए जब हम उसी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। निखिल जी नमस्ते, और 21 मिनट बाद मुझे बोलने का थोड़ा सा समय देने के लिए धन्यवाद। अब जिस तरीके से आपने अजय जी को नहीं रोका, नहीं, मैं चाह रहा हूं कोई किसी के बीच में ना बोले। चलिए आप बोलिए जी। तो अब देखिए, जहां तक आरोप लगाने की बात है ना निखिल जी, यहां बैठकर मैं आरोप लगाकर ये कह दूं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने वोट चोरी की थी इसीलिए उनकी सरकार बनी है, तो क्या मेरी बात सच हो जाएगी? बिना किसी प्रूफ, बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी सबूत के नहीं होगी ना। मैं यही बात इनके लिए कह दूं कि हिमाचल में इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, क्या केवल आरोप लगाने से मेरी बात सच हो जाएगी? प्रूफ क्या है? और जो प्रूफ कांग्रेस पार्टी देती चली आ रही है, उस एक प्रूफ को इलेक्शन कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने पहला उदाहरण उठाया शकुन देवी का। शकुन देवी 70 साल की एक महिला है, इनके हिसाब से उन्होंने 2 बार वोट दिया था, 2 आईडी कार्ड ये लोग दिखा रहे थे, लेकिन ये तो फैब्रिकेटेड तरीके का कुछ प्रूफ निकला, क्योंकि चुनाव आयोग के किसी भी दस्तावेज में, किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं था, ये प्रूव नहीं हुआ। अभी ये मिंटा देवी की नाम ले रहे थे, मिंटा देवी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज कांग्रेस के बहुत सारे विपक्षी सांसद एक टी शर्ट पहन के खड़े हुए थे मिंटा देवी के नाम की। इसमें भी चुनाव आयोग ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है और कहा इट इज अ सिंपल क्लैरिकल मिस्टेक, जो किसी से भी हो सकती है, जिसको सुधारा जा सकता है, जिसको सुधारने की एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है। वो 34 साल की महिला है और ये इनको पता चल चुका है। 80 लोग एक घर में रहते हैं, ये अफवाह उड़ा रखी थी विपक्ष ने, क्या पता चला बाद में जाकर ये 80 के 80 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। अच्छा, अब हम मुद्दे की बातों पर आ जाते हैं और मैं कुछ अपनी तरफ से सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1, अगर आप इतना सच बोल रहे हैं तो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करके देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर आप सच बोल रहे हैं तो कर्नाटका के सीईओ ने जब आपको ओपन चैलेंज इशू किया और कहा कि आप फॉर्म 20 सबमिट कर दीजिए और ये बोलिए कि ये सारे एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी लगा रही है चुनाव आयोग के ऊपर, आपने साइन क्यों नहीं किया? आप जानते हैं क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि नकली जानकारी कि किसी इंफॉर्मेशन के पेपर पर अगर के साइन करते और सबमिट करते ना, राहुल गांधी 7 साल के लिए चले जाते, 7 साल के लिए जेल चले जाते, और यही इनकी असलियत है। ठीक है चारू जी, आप जारी रखिए, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, बोलिए जी। तो मैं वापस इस बात को दोहराती हूँ, मुझे पता नहीं कितना सुनाई। हाँ जी, तो 7 साल की जेल हो जाती भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ के हिसाब से, अगर आप एक झूठे डॉक्यूमेंट पर आप फॉल्स एविडेंस सबमिट करते हैं या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, 7 साल। इसीलिए राहुल गांधी ने सबमिट नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आप किसके लिए केस बिल्डअप कर रहे हैं? किसके लिए केस बिल्डअप कर रहे हैं? कैसे नेता के लिए जो हर दिन किसी ना किसी झूठ बोलने के लिए माफी मांगते पाए रहते हैं, हर दिन। क्या राफेल के केस में माफी नहीं मांगी? क्या वीर सावरकर के केस में माफी नहीं मांगी? अभी भी इनके ऊपर डिफेमेशन के कितने सारे केसेस चल रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली का नाम भी ऐसे ही ले दिया, बिना किसी एविडेंस के, बिना ये भी देखे कि उनका देहांत कब हुआ था और आरोप कब का लगा। तो जिस इंसान ये बात करते हैं वो हाईली अनरिलायबल एंड हैबिचुअल लायर है, और इसी वजह से अगर वो एक डॉक्यूमेंट साइन करने को तैयार नहीं है तो ये साफ इंडिकेशन है कि वो झूठ बोल रहा है। हम 1-2 बात और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर अलग अलग तरीके के कांग्रेस पार्टी ने लगातार लगाए हैं। पहले इन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाए, वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गए, तो उन्होंने वीवीपैट पे आरोप लगाए, वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गए, तो अब इन्होंने ये वोट चोरी का नया एक मसला फ्लोट किया है। पर ये वोट चोरी की कहानी ना इनकी चौकीदार चोर है जैसी कहानी निकलने वाली है।
ये लोग सर झुकाकर माफी मांगेंगे, अनकंडीशनल अपॉलजी रेंडर करेंगे और हमको ये समझ आ जाएगा कि ये सारा ड्रामा इसीलिए रचा गया था क्योंकि ये बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। अच्छा, स्पष्ट रूप से वापस मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सच बोल रहे हो तो साइन करने में क्या आपत्ति? दूसरी बात, हर स्टेटमेंट मीडिया को देते हो, हर स्टेटमेंट आप मीडिया बाइट में देते हो या ट्वीट करते हो, आपने कंप्लेन क्यों नहीं करी? आप क्यों नहीं कोई कंप्लेन फाइल करते? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, वहां पर लड़िए। आपने अपने इतने वरिष्ठ लॉयर को वहां पे खड़े किया था। अभिषेक मनु सिंघवी जी के पास ये सारे तर्क नहीं थे जो यहाँ बैठकर अजय जी देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ना ही एसआईआर की प्रक्रिया पर स्टे लगाया है और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का साथ देकर ये भी कहा है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है, रेजिडेंसी का प्रूफ है और इनकी ये भी सारी की सारी बात झूठ साबित होती है। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी चर्चा में इससे पहले कि आपके पास आपसे जवाब लूं, अजय वर्मा जी, निहोरा प्रसाद यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहोरा जी, ये सारी चर्चा दरअसल इसकी शुरुआत एसआईआर से ही हुई थी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो वहां पे जो वोटर्स हैं या जो मतदाता जिनके बीच में आप लोग जा रहे हैं उनको कैसे ये बताएंगे कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये सही है और इस पर किसी भी तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि अब पॉलिटिकली जिस तरह से इस चीज को लेकर आया गया है, जनता के मन में भी कुछ ना कुछ बात होगी जरूर। देखिए निखिल जी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को संविधान और न्यायपालिका में आस्था है वो इस तरह का कतई नहीं कर सकता है। इस देश के संविधान ने ही सारे लोगों को अधिकार दिया है, चाहे मतदान का अधिकार हो, चाहे कमीशन, तमाम चीजों को अधिकार दिया है और देश संविधान के तहत ही चलता है। और उस संविधान प्रदत्त जिनको अधिकार दिया गया है उनके खिलाफ इस तरह बगैर प्रक्रिया जाने हुए अगर कोई बात बोले तो हमारे जैसा आदमी को लगता है कि कहीं न कहीं देश इस मामले में जो लोकतांत्रिक शक्तिशाली देश है उसको कमजोर करने की साजिश है। मैं दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं कि आज जो सवाल ऐसा ही है जो वोटरों के राहुल गांधी जी बता रहे हैं देश के लोगों को, मुझको लगता है कि शायद अपने जो नीचे के कार्यकर्ता हैं या जिले के अध्यक्ष हैं उनसे वो जानकारी ले लिए होते तो ये नहीं बोलते। जो प्रक्रिया यही है कि जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं तब एक ड्राफ्ट कॉपी प्रत्येक जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उसके जिला अध्यक्षों को सुपुर्द करता है कलेक्टर और ये कहता है कि आप इसको चेक करिए, कहाँ गलती है, कहाँ जोड़ा जा सकता है, कहाँ हटाया जा सकता है। एक वक्त देता है 15 दिन का, 20 दिन का। अगर उस वक्त में अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मतदाता का शुद्धिकरण को नहीं देखते हैं, इसका मतलब है कि आप जो प्रकाशित हुआ है ड्राफ्ट उसको आप सही मानते हैं और सही मानने के बाद भी अगर आज 6 महीना 1 साल के बाद ये सवाल उठाते हैं तो देश का जो सिस्टम है, जो सिस्टम गरीबों को हक देता है, जो सिस्टम जो दबे कुछ लोगों को हक देता है, उस सिस्टम को समाप्त करके उनके हक पर कहीं न कहीं प्रहार कर रहे हैं। दूसरी बात, बिहार की भी आपने चर्चा किया, बिहार का एसआईआर के बारे में। बिहार के एसआईआर जो हो रहे हैं तो इसमें भी 1 महीना वक्त दिया गया है। सारे, अब तो कमीशन यह मांगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना बीएलए दीजिए, बीएलए 1 में बीएलए 2 दीजिए और कमीशन, यानी कमीशन का मतलब कलेक्टर जो जिलों का है, सब पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए को जो ड्राफ्ट कॉपी है पब्लिकेशन का वो दिया और कहा कि आप इसको चेक करिए कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, ये आप सलाह दीजिए, आप बीएलओ से सुधार कराइए। तो ये जो जब करने का समय आता है तो कांग्रेस, आरजेडी, तमाम लोग इन चीजों को नहीं देखते हैं और नहीं करते हैं
और कमीशन को कटघरे में खड़ा ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल एक सेकंड में, एक सेकंड निखिल जी, मैं और कहना चाहता हूँ जी, यानी नियम है, ये नियम, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, संवैधानिक नियम है, ठीक है, कि अगर कोई लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहा हो या लड़ चुका हो और उसको संदेह हो कि मतदाता सूची में कहीं गड़बड़ी है, तो वह न्यायालय जा सकता है, न्यायालय जाकर न्याय की गुहार लगा सकता है। ये प्रोविजन है, संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन उस समय तो इन लोगों ने कोई बात नहीं कहा कि भाई ये मतदाता की गड़बड़ी हुई जिसके चलते हमारी पार्टी या हमारे प्रत्याशी हार गए। सारे चीज हो गए, सरकार बन गई, 6 महीना के बाद एक राजनीतिक रूप से सवाल उठाने का काम हुआ कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। मुझको लगता है, ठीक है, आपने कई वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। ठीक है, ये देश के सिस्टम को नहीं समझ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, आपने कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं जिन पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल बीएलएस भी, जो बीएलएस का पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत कहानी कहता है कि भाई बीएलएस भी तो थे वहां पर, उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं उठाया और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो सड़कों पर हैं। ये कैसे संभव है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, हम जल्द हाजिर होंगे। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज जो मतदाता सूची पर आरोप लगाए गए हैं, SIR को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, और इस बीच में इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब हम इस वक्त सीधे बात करेंगे। हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय वर्मा जी ने बहुत सारे अपने पॉइंट्स रखे हैं। अजय जी, बहुत सारे सवाल आपसे भी बनते हैं। एक सवाल तो ये सीधा सवाल है कि अगर सच बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो साइन करके देने में दिक्कत क्या है, हंगामा क्यों है बरपा? भाई आप साइन करके दे दीजिए, सारा देश देख रहा है, आप पब्लिक के बीच में हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सड़कों पे भी उतरे हैं। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो उसको देने में दिक्कत क्या है? इससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है अगर आप नहीं देते हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई, कहीं कोई झूठ तो नहीं है। तो अगर सच है तो सीधे तौर पर दे दे। दूसरी बात कि आपने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया, तो यह क्या प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है कि अगर आपका मंत्री जो वो कह रहा है कि हम सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो ये फिर सारे जो जिसको कहते हैं कि भ्रम का जो बादल है वो आप ही की ओर फिर आके घूमता हुआ नजर आता है। धन्यवाद। मैं तो चाह रहा था कि राजन्ना के ऊपर आप सवाल पूछें। जी अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। आपके दोनों सवालों का जवाब और तीसरी चीजों की ओर बात करूंगा। ठीक है। देखिए, हमारी पार्टी में अधिनायकवाद में, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता पार्टी लाइन पर चलते हैं। यहाँ मित्रों ऐसे करना नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ राजन्ना ने पार्टी लाइन से हट के कोई बात करी तो राजन्ना हो या सिद्धारमैया हो या अजय वर्मा हो या DK शिव कुमार, पार्टी लाइन क्या है? जो राहुल गांधी ने बोला वही पार्टी लाइन है? जी नहीं, जो हमारा निर्णय, जो हमारी पार्टी की कमेटी, जो संगठन, जो नीति और निर्धारक है हमारे, राहुल गांधी जी तो हमारे LOP लीडर ये कौन सी पार्टी के आपके कौन से पेज में नीति में लिखा हुआ है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का विरोध करना है? देखिए, आप नहीं, मैं आपने कहा आपकी नीति, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप अपनी पार्टी की नीतियां बताइए। जी, आप ये बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो है नहीं कि मैं अपनी नीतियां आपको बताऊंगा। अरे लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं हूँ, आप चर्चा करने बैठे हैं, कम से कम जनता तो जाने कि कौन सी वो नीति थी, कौन सा वो पार्टी का पॉलिसी था जो पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने बोल दिया था। उन्होंने कह दिया था कि भाई हम गरीबों के खिलाफ हैं, हम रोजगार के खिलाफ हैं, हम ये जो दूसरी जो भी आपकी पॉलिसीज है वो तो था नहीं। उन्होंने राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है उसका विरोध किया ना, ये पॉलिसी का विरोध कहां से हो गया, ये समझना चाह रहे हैं, ये आप समझाइए। मैं अपनी बात रख के समझाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल समझाइए, मैं चाह रहा हूँ इस बात को बताइए।
पार्टी नीति से जो भी खिलाफ जाएगा इस्तीफा अभी देना पड़ेगा, पार्टी से 6 साल के निकालना पड़ेगा, तो वो भी करा जाएगा। अब आप हमारी पार्टी की रणनीति या बीजेपी तय करेगी या बीजेपी हमें बताएगी? नहीं, रणनीति नहीं। अरे भाई देखिए, ये बड़ा ओपन एंड शट है। पॉलिसी जो है वो जो पार्टी की नीति निर्धारक तत्व है, जो पार्टी की पॉलिसी है जिस पर पार्टी चलती है कि गरीबों का उत्थान करेंगे, हम देश के विकास में रहेंगे, ये सारी पॉलिसीज हैं। लेकिन अगर किसी नेता का कोई बयान है, अगर आपका एक चुना हुआ मंत्री उसके विरोध में बोलता है, अगर आप उसको बोलने नहीं देते, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई ना, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। स्वर्गीय सतपाल मलिक जी आज हमारे बीच नहीं है, वो अच्छी जगह है, 3 स्टेट के गवर्नर थे। जब 2200 करोड़ का घपला उन्होंने उठाया तो देश के जिस सरकार के राजा ने और मालिक ने और देश के डंकापति ने कहा, मित्रों अब इनके खिलाफ मुकदमा और अस्पताल। तो ठीक है, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई की, आपका मतलब है कि वो जानबूझकर वेंडेटा निकालने के लिए कार्रवाई की थी, वही कार्रवाई आप मतलब ये उदाहरण देकर के आप ये स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। ये बता रहा हूँ, वाराणसी में ये 50 बच्चों के पिता हैं, नाम है राजकमल। आजकल ये बड़ा ये उस पर चल रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और हमारे पास सबूत है, हमने भेजा है। एक इनके बेटा है छोटा राघवेंद्र 28 साल का और बड़ा बेटा है 72 साल का। और 24 के अभी चुनाव में जब 5वें राउंड तक डंकाधिपति पीछे चल रहे थे और हमारे नेता जरा आगे चल रहे थे, तो केंचुए ने किस तरह से सहयोग करा पूरा देश जानता है, कैसे चुनाव जीते गए। अगर शिद्दत से चुनाव होते तो देश के लोग, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि आप जो विशेषण लगा रहे हैं वो दरअसल इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इसी तरह के विशेषण लगा के बीजेपी की प्रवक्ता आपके नेताओं को बोलेंगी, सुनिए चारू जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, अगर इसी तरह के विशेषण लगाकर डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव बोलेंगे और चारू प्रज्ञा बोलेंगी तो मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए आप इस बात को समझिएगा, जब सारी डिबेट में सारे लोग अगर सारे लोग इस सदाशयता का और इस चीज का पालन कर रहे हैं अजय जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी करेंगे। आगे आप अपनी बात रखिए जी। देखिए, हमने जब देखिए तथ्य नहीं होता देने के लिए तो इसी तरीके की बातें करी जाती हैं। इनको बहुत समय दे दिया गया। मेरा टाइम आप नहीं करेंगी, जल्दी बताइए। चलिए आपस में इस तरह से मत बोलिए। अजय जी जल्दी खत्म करिए, सवाल ये है। अजय जी जल्दी खत्म करिए, ठीक है। चारू जी रुकी हुई है, चारू जी चुप हैं। आप अजय जी अपनी बात जल्दी से ये खत्म करिए कि अगर सच बोल रहे हैं तो साइन देकर लिखकर देने में दिक्कत क्या है। निखिल जी, चुनाव आयोग को अगर ये लगता है हम गलत बोल रहे हैं तो हमें अजय वर्मा को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, प्रियंका जी को, सबको उठा के इसका मतलब ये हुआ कि आप सच के पीछे है ही नहीं है, मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, मैं बोलती हूं प्लीज, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये क्लियर हो गया। निखिल जी, किसी भी निखिल जी ये क्लियर हो गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं बोलूं प्लीज, सवाल से नहीं होता, सवाल का अर्थ जवाब होता है। जवाब ठीक है, आपका जवाब आ गया। ठीक है, आपका जवाब आ गया। चारू प्रज्ञा, बहुत सारे सवाल हैं आपसे जो आपके ऊपर रखे गए हैं, जवाब आप दीजिए। जी देखिए निखिल जी, ऐसा है कि अगर हम सपोज पुलिस के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई कराना चाहते हैं किसी के भी खिलाफ, अपने पड़ोसी के खिलाफ फॉर एग्जांपल, पुलिस हमको क्या कहती है? कंप्लेंट लिख के दीजिए। आप एक काम करिए, एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, कंप्लेंट लिख के दीजिए। कार्रवाई तो तभी होगी ना जब आप लिखित में कोई कंप्लेंट लिखकर देंगे। आप कंप्लेंट तभी लिखकर दे पाओगे जब आपकी जो समस्या है वो असली है, फैब्रिकेटेड और झूठी नहीं है। तो यही राहुल गांधी की बात है। कहते हैं मैंने पार्लियामेंट में ओथ ले लिया है, ये बहुत है भाई। पार्लियामेंट में ओथ लेने के बाद इस इंसान ने कितने झूठ बोले हैं, मैंने अपनी ओपनिंग लाइंस में आप सबको बता दिए हैं। अब ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र चलता है जी। तो लोकतंत्र के नाम पर इन्होंने ना ही केवल रजन्ना जी को खारिज किया है, इन्होंने लक्ष्मण सिंह को हटाया है, इन्होंने उसके बाद गुलाम नबी आजाद, जयंती नटराजन, मिलिंद देवरा, मैं मतलब इतनी लंबी आपको लिस्ट निकाल कर दे सकती हूँ ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सारे के सारों ने जाने के लिए क्या वजह बताई कि राहुल गांधी से अगर कोई और आपका सोच है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा कांग्रेस पार्टी में और आपको दरवाजा दिखा दिया जाता है। तो एक तो हुई ये बात। अच्छा, अब मैं आपको ये तो बता ही चुकी हूँ कि इन्होंने चिट्ठी पर साइन क्यों नहीं किया। साइन इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 7 साल की जेल होती। सरकारी दस्तावेज पे अगर झूठ बोलते हैं आप तो 7 साल की जेल होती है। ये राहुल गांधी को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए साइन करने से मना कर दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया और है। जब किसी नाम को हटाया जाता है या किसी को वोटर लिस्ट से कोई भी समस्या
होती है, पूरे 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि हर एक इंसान, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जाकर इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज कर पाए। तो आपको मालूम है बिहार में इतना रोना चिल्लाना ड्रामा तमाशा हुआ, 12 दिन हो चुके हैं आज अगस्त में, 12 दिन में कितनी कंप्लेंट फाइल करी कांग्रेस पार्टी या उनके साथी आरजेडी ने, बता सकते हैं आप मुझे? 0, शून्य कंप्लेंट्स, शून्य कंप्लेंट्स। तो जिस बात पर इन्होंने इस बार भी संसद नहीं चलने दिया, जिस बात की भूमिका बनाकर ये अपनी बिहार में हार की तैयारी कर रहे हैं, जिस बात पर आपके डिबेट में बैठकर देश से अभी भी अजय जी झूठ बोल रहे हैं, उस बात पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने 0 कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। तो ये है इनका सच और ये है इनका आईना जो इनको देख लेना चाहिए निखिल जी। अच्छा, एक बात और है, और ये बात मैं बहुत सीरियसनेस में बोल रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से फोन दिखाना, इधर उधर की बातें करना, दूसरे लोगों को इंसाइट करके आपके फोन से कुछ दिख नहीं रहा है, आपके फोन से कुछ दिख नहीं रहा है अजय जी। ये सारी इंडिकेशंस यही है कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई काम की बात है नहीं इनको करने के लिए, इसलिए तमाशों पे इनको रिलाय करना पड़ता है। भाई आपके तमाशों से अब तो देशवासी भी परेशान हो चुके हैं। जो आप कह रहे थे ना कि हमारा समय का चल रहा है, हमारा समय, आपका समय कैसा चल रहा है मैं आपको याद दिला देती हूँ, ठीक है? 98 चुनाव हार चुकी है आपकी पार्टी और भी हारने जा रही है। अगर इस तरीके के सोच के साथ आप चलेंगे तो आपको सिर्फ संसद में तमाशा करना है, आपको सिर्फ झूठ बोलना है, क्योंकि जब सच बोलने की बारी आती है आप साइन करने को तैयार नहीं हो, ना ही आप ना ही आपके कोई और नेता। कंप्लेंट फाइल करोगे तो कार्रवाई होगी, जिसमें कंप्लेंट फाइल करने का हिम्मत ही नहीं है उसके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई कर लेगा? बताइए। ठीक है। मैं चाहता हूं कि समीर चौगावकर जी, एक पॉइंट रेज किया गया, वो डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव ने रेज किया, समीर चौगावकर जी, वो ये कि भाई बीएलएस को साथ साथ लगाया गया था, किसी की संख्या 50,000, किसी की संख्या, यानी कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा बीएलएस थे जो बीएलओज के साथ में लगे हुए थे एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया में। एक तो ये बात है कि 12 दिन बीत गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं दी है, और सबसे खास बात है कि इन बीएलएज ने भी कोई कंप्लेंट नहीं दी, इन्होंने भी कोई कहीं भी किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई। तो ये तो दरअसल अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर जिनको लगाया था पार्टियों ने, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये तो उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना हो गया। निश्चित रूप से देखिए, सभी पार्टी के पास बूथ लेवल एजेंट होते हैं, और बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं बीएलओ के साथ मिलकर अपने बूथ पे कौन से वोटर्स के नाम कटे हैं, जुड़े, इसके ऊपर काम करते हैं। और सबसे ज्यादा तो आरजेडी के बूथ लेवल है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस का भी ठीक ठाक आंकड़ा है वहां पर। तो अपने बीएलए के साथ मिलकर ये वहां पर इस तरीके से वोट वेरिफिकेशन की जो एसआईआर की एक्टिविटी चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और अपने वोटर्स को जोड़ सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे मामले में अब विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। जबकि मैं राजेंद्र जी की एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि वो आदिवासी थे इसलिए उनके साथ व्यवहार किया गया। देखिए, वो साधारण अगर आते हैं तो नहीं होता। एक आदिवासी कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति अगर कैबिनेट में बन जाता है और जो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में था, उस आदिवासी को हटाने के लिए इस तरीके से उसे बर्खास्त किया गया। मुझे लगता है पूरे देश के आदिवासी समाज का एक अपमान है जिस तरीके से एक आदिवासी मंत्री को, शेड्यूल ट्राइब्स के मंत्री को हटा दिया गया है। राहुल गांधी तो बात करते हैं SC ST की, तो आप एक ST मंत्री को क्यों हटा रहे हो? आप उनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं, आप उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते कि आप 7 महीने बताइए आपने सभायान क्यों दिया, और आप सीधे राज्यपाल से कहकर उसे निकलवा देते हो। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आदिवासी समुदाय के नेता के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए था। रही बात एसआईआर की एक्टिविटी की, तो राहुल गांधी ने जो तमाम प्रश्न उठाए, मुझे लग रहा है राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि एसआईआर की जो एक्टिविटी है वो पूरे देश में होना चाहिए। जी पश्चिम बंगाल में शुरू कर दी है और अब समय आ गया है कि ऐसे जिनके डबल वोटर है, जो अपने शहर से पलायन कर चुके हैं, जिनका निधन हो गया है, उन सबके नाम कटना चाहिए। और जो 65,66,000 नाम जो बिहार में काटे गए वो इसी आधार पर काटे गए। और मुझे लग रहा है कि जो सफाई अभियान बिहार से शुरू हुआ है वो पूरे देश में होगा। और जब अगले कहीं भी चुनाव होंगे, चाहे फिर बंगाल में चुनाव होते हैं या उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, अगले साल तमिलनाडु और आसाम में, वहां पे मुझे लगता है कि एसआईआर की एक्टिविटी बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए। और जिनका वोट करने का अधिकार है उनका नाम होना चाहिए, और जिनका अधिकार नहीं है उनका नाम कटना चाहिए। राहुल गांधी का अधिकार है कि वो प्रश्न चुनाव आयोग पर उठाए, लेकिन आप प्रश्न उठाते हो तो आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चुनाव आयोग को दीजिए, लिखित में दीजिए। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और पत्रकारों के बीच में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, एक प्रश्न उठता है जब बात एसआईआर की आती है कि जो सारा सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, इस पर यह कहा जा रहा है कि भाई दिक्कतें तो हैं,
बहुत सारे लोग आप भी जानते होंगे, हमारे आपके बीच में भी हैं, जिनके 2 वोटर कार्ड बने हुए हैं, या जैसे कहते हैं ना कि भाई दिल्ली में आए हैं या मुंबई आए हैं या किसी बड़े शहर में उन्होंने पलायन किया, तो जो पिछला वोटर कार्ड था वो रह गया और यहां पर भी उन्होंने बनवा लिया। और यही वजह है कि इस प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए या इस तरह की जो तमाम जो वोटर्स कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेट कर गए या जिनकी डेथ हो गई, या उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए ही एसआईआर है। तो अगर राहुल गांधी ये सारे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक वोटर है, इनके 3 जगह पे थे, कुछ वोटर्स ने तो सामने आके बताया भी कि मैं पहले लखनऊ में था, फिर मैं पुणे में था, फिर अब मैंने दोनों जगह एप्लीकेशन देकर के इसको खत्म भी किया है। तो एक तो ये सवाल हो गया कि ये इसलिए राहुल गांधी के आरोपों के बाद एसआईआर और ज्यादा जरूरी हो जाती है। किस तरह से देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, हम लोग मग्गा में कहते हैं गलथेथरी, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं। गलत बात को भी इस प्रकार दलील देना, उसी को कहते हैं गलथेथरी। तो भाई डबल वोटर नहीं हो, जो मृत हो गया वो नहीं हो, ये तो हम लोग भी चाहते हैं, कमीशन भी चाहता है। तो फिर फर्क कहाँ है? और अगर कहीं मतदाता सूचियों में गड़बड़ी है तो उसका समय होता है उठाने का, 1 साल या 2 साल उठाने का नहीं समय है। तो मुझको अगर थोड़ा सा समय दीजिए तो जी थोड़ा जल्दी करिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अपनी बात को थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जी। किस प्रकार नैरेटिव जो महागठबंधन के लोग हैं किस प्रकार नैरेटिव करने का काम करते हैं। अब बिहार में की बात मैं चर्चा करता हूं, बिहार में एसआईआर हो रहे हैं, तो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता कहा कि यहाँ दलित और मुस्लिम का वोट काट दिए जा रहे हैं, इनको वोट से वंचित किए जा रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़ा अगर 1-2 सेकंड में सुन लीजिए। जी भोजपुर जिला बिहार का है, 24.93% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पॉपुलेशन है वहाँ। और वोट करते कितना? 8.59, जिसमें सारे जाति का, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का नहीं, सारे जातियों का वोट करते 8.59। औरंगाबाद में 24.110 शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन है, वोट करते 8.3%, 30%। गया में 30.39% है, वोट करते 7.81। और भी चर्चा है, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अब मुस्लिम में आइए, किशनगंज में 67.98% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोट करते 11.82। पूर्णिया में 38.46% पॉपुलेशन है, वोट करते 12 हमारा ये कहना है कि किस प्रकार नैरेटिव, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, किस तरह नैरेटिव कर रहे हैं, या तो कमीशन को या संवैधानिक संस्थाओं को या जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन जनता इस बात को समझती है कि राहुल गांधी जी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा देश में करना चाहते हैं और कहीं न कहीं देश को भ्रमित करके जो डेमोक्रेटिक ताकत है देश का, जो मजबूत ही भारत, उस मजबूत भारत को कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाए। यह हिंदुस्तान में संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का भी आरजेडी के सांसद विद्वान साथी ने, मनोज झा ने चर्चा किया कि जो स्थिति है हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतने बड़े मुल्क जो डेमोक्रेटिक मुल्क है उसको बांग्लादेश से तुलना नहीं, ये तुलना करना तो खैर बहुत ही गलत है। जो लोग श्रीलंका से और बांग्लादेश से अगर कोई तुलना कर रहा है तो ये इससे ज्यादा गलत। बिल्कुल ठीक है, हमारा ये कहना है इन लोग का उद्देश्य देखिए, उद्देश्य कहाँ जा रहा है। ठीक है भाई, तो गजब चीज है। ठीक है, आपका पॉइंट आया और मैं भी इस बात का, कम से कम आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि बांग्लादेश और श्रीलंका से, खासतौर पर बांग्लादेश से जिस तरह से ये इस पूरा तुलना की जा रही है भारत जैसे विशाल और इतने वृहद लोकतंत्र की, ये बहुत गलत है। निश्चित तौर पर इसका कोई भी हमारे ख्याल से इसका समर्थन नहीं करेगा। चारू प्रज्ञा जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो जिस बात को आप लोग कह रहे हैं कि नैरेटिव है, ये झूठ है, इसको कैसे जनता के बीच में लेकर आएंगे? क्योंकि ये बात भी कही जाती है कि भाई एक ही झूठ अगर बार बार बोलेंगे तो सच लगने लगेगा।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है निखिल जी, क्योंकि ये विपक्ष को लगता है कि झूठ वो चिल्ला चिल्ला कर दोहराते जाएंगे तो जनता झूठ को सच मान लेगी। ऐसा नहीं है। झूठ की आवाज कितनी भी ऊंची हो, वो सच की आवाज को नहीं दबा सकती। देखिए, चुनाव आयोग ने करीब 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में। 65 लाख नाम। इनमें से कितने लोग सामने आए हैं और ये कहा है कि हमारा नाम गलत कटा? इनमें से कितनी पॉलिटिकल पार्टी सामने आई है और ये कहा कि इस इंसान का नाम गलत कटा? 0, शून्य आई है। और इस बात को मैं इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6.5% वोटिंग का ये टोटल है। ये 6.5%। 6.5% में तो चुनाव यहाँ से वहां हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर झूठ और अफवाह फैलाने की बहुत कोशिश करी, कई चीजों को लेकर। हमने देखा सीएए के समय पर भी इन्होंने कुछ इसी तरीके की मुहिम छेड़ रखी थी। हमने देखा रफाल को लेकर इन्होंने इसी तरीके की मुहिम छेड़ रखी थी। चौकीदार चोर है का इन्होंने नारा उठा रखा था। हर बार क्या हुआ? सच की आवाज ऊंची हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सच का साथ दिया। तो आज भी मुझे पूरा यकीन है, ये चीख चिल्ला जितना भी ले, बिहार की जनता बिहार के विकास के साथ है। बिहार की जनता युवाओं के उतार के साथ है और इसीलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ है। ये शोर ही इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये हार की तैयारी कर रहे हैं। ठीकरा कहीं तो फोड़ेंगे ना। ठीक है। मैं एक लास्ट कमेंट चाह रहा हूं कि 2 लोगों से बहुत जल्दी। एक तो अजय जी, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भाई 12 दिनों में अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई और आपके हजारों की संख्या में आपके और आरजेडी के बीएलएस भी थे वहां पर। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। विधानसभा नंबर 6 है, अररिया एक जिला है। अभी आपको पता नहीं ना, बीएलओ को बुलाया गया हमारे, जब आप जैसे किसी अच्छे चैनल का संवाददाता वहां पहुंचे। चंचल पासवान मृतक जहांगीर देवी के पति, इनके परिवार के मृतक है, 5 साल पहले मर गए थे। नाम ये तो केचुए की चाल है। सोची तो कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ कंप्लेंट्स नहीं है, लिखित में है, कोई हल नहीं है उसमें। ये कह देते एक आध गलती हो जाती है। कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? जो कितनी कंप्लेंट्स आई अजय जी? जो भाजपा की शेल कंपनी और देखिए, चैनल 4+1 का है। भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के पास बीजेपी से जो लिख के आता है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? भाजपा की शेल कंपनी फलाना ठिकाना, उससे क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ कंप्लेंट्स कितनी आई हैं? कितनी कंप्लेंट्स आई हैं अजय जी? आपके पास जानकारी है तो एनलाइटन करिए हम सबको। लिख के बीजेपी से आ जाएगा उसके लिए। अरे अब लिख के बीजेपी से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, इससे क्या मतलब है? भाई आपके कार्यकर्ता जो हैं वो तो बीजेपी का लिखा नहीं पढ़ते हैं। आपके बीएलएस तो बीजेपी का लिखा नहीं पढ़ते हैं। जनता देख रही है जो सारा डिबेट हो रहा है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अरे शेल कंपनी होगी, मैं कह रहा हूँ शेल कंपनी होगी, जिसको आप जो भी कहना चाहें कहें। लेकिन मैं जो अजय जी सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि भाई आपके पास जानकारी आई है, आप बाकियों को भी बताइए। समीर चौगांकर जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अरे फिर वही आप समीर चौगांकर जी अच्छे पत्रकार हैं। कौन आपको सर्टिफिकेट मांग रहा है आपसे? कौन सर्टिफिकेट मांग रहा है भाई? आपसे तो सवाल पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये सब लोग देख रहे हैं कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। चलिए इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब कांग्रेस के लोग दे नहीं रहे। बहरहाल बढ़ेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे IOAA 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश।